So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 4 for certificate in occupational safety and health coach. आज का हमारा टॉपिक बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस के ऊपर है। और इससे पहले हमने इसको डिफाइन भी किया, इसके पर्पस को भी अंडरस्टैंड किया, और फिर इसकी इम्पोर्टेंस को भी हमने डिस्कस किया, एंड देन इसकी जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एक कामयाब जो इंस्पेक्शन होती है उसके ऊपर भी हमने बात की। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स की। डिफरेंट किस्म की जो इंस्पेक्शंस हैं वो परफॉर्म होती हैं हमारी वर्क रूटीन के अंदर, हमारी वर्क प्लेस पे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। हम जब बात करते हैं कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल जब अपने आप को कहते हैं तो हम जनरल इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री कोई भी हो आपके सामने, चाहे वो ऑयल एंड गैस की है, चाहे वो कोई मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे वो कोई भी वर्क प्लेस है। ठीक है। उसकी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योर करने की, तो ये जो गुड प्रैक्टिसेस है हेल्थ एंड सेफ्टी की जो आप सीख रहे हैं इन कोर्सेज के अंदर, इन्हीं को फॉलो करके आपने इनको मैनेज करना होता है। ठीक है। तो जब आप इंस्पेक्शन जो है वो वहाँ पे मतलब उसको कोई प्रोग्राम या प्रोसीजर बनाएंगे इंस्पेक्शन का, या आप मतलब है कि अगर कोई इंस्पेक्शन हो रही है और उसकी रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं चेकिंग के लिए, या आप खुद इंस्पेक्शन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैं काम जो कर रहा हूँ इसका बेसिक पर्पस क्या है और इसका तरीकाकार क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं। तो अगर टाइप्स में हम बात कर रहे हैं, जो मेन 4 मेन टाइप्स जो है वो सेफ्टी की फील्ड में यूज होती है। जैसे एक रूटीन इंस्पेक्शन है, दिस इज रेगुलरली स्केड्यूल्ड इंस्पेक्शंस टू इंश्योर ऑनगोइंग कंप्लायंस एंड सेफ्टी इन द वर्कप्लेस। ठीक है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि आप आपकी कंपनी जो है, मतलब आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके ऊपर कितना उसको फुलफिल कर रही है। ठीक है ना। और जनरल इंस्पेक्शन से आपको ये भी पता चलता है कि ओवरऑल जो सेफ्टी का लेवल है, हेल्थ और सेफ्टी का लेवल है, वो कितना है। इसके बाद जो टारगेटेड इंस्पेक्शन होती है वो क्या होती है? ये बेसिकली दीज आर द इंस्पेक्शंस focused on specific areas or processes where hazards are known or suspected to exist। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे हैजर्ड्स ऑलरेडी आपको पता है कि वहाँ पे हैजर्ड्स मौजूद है, या सस्पेक्टेड है, मतलब यहाँ आपको उस पर शक है कि यहाँ पे हैजर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है ना। आप उस स्पेसिफिक एरिया को जहाँ पे ज्यादा हैजर्ड्स होने का चांस होता है उसको फोकस करके उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। वो कोई मतलब है कि खतरनाक मतलब मशीन हो सकती है, पुरानी मशीन है, जैसे आप देखें ना वो पुरानी गाड़ी हो उसकी लाजमी लोग इंस्पेक्शन करते हैं। नई गाड़ी को थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, कि पुरानी गाड़ी की लाजमी करते हैं, इसको कहते हैं टारगेटेड इंस्पेक्शन। इसके अलावा जो थर्ड टाइप है दैट इज पोस्ट इंसिडेंट इंस्पेक्शन। दिस इज कंडक्टेड आफ्टर एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट टू डिटरमिन द कॉज एंड प्रिवेंट फर्दर अकरेंसेस। मतलब ये बेसिकली एक्सीडेंट की जो मेन रूट कॉज होती है उसको डिटरमिन करने के लिए, एक तो होती है ना एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, वो तो अपनी जगह पे इन्वेस्टिगेशन तो होती है, लेकिन जो इंस्पेक्शन है जनरली इससे भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसकी मेन कॉज क्या थी। और ऑब्वियसली जब आपको उसकी कॉज का पता चल जाता है तो फिर आप उसको उसको मतलब है कि नेक्स्ट टाइम वो एक्सीडेंट ना हो उसके लिए आप कंट्रोल मेजर्स करते हैं, कोई ना कोई हिफाजती बंदोबस्त करते हैं वहाँ पे, तो वो एक्सीडेंट दोबारा नहीं होता। इसके अलावा जो फोर्थ टाइप है दैट इज फॉलो अप इंस्पेक्शंस। ये क्या चीज होती है जी? carried out to verify that previously identified hazards have been addressed and corrective actions implemented। ये अमूमन क्या होता है कि जब ऑलरेडी आप रिस्क असेसमेंट कर चुके होते हैं, आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो पोस्ट कर दिए होते हैं, रिकमेंड कर दिए होते हैं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट चली गई होती है, और उसके बाद जो कंट्रोल टीम होती है वो उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो जब आपके कंट्रोल मेजर्स जो होती है ना बेसिकली ये उसकी इंस्पेक्शन होती है, मतलब सिर्फ टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, या वर्क प्लेस की, या आपकी जो मशीनरी है, या अंदर लोगों की ही इंस्पेक्शन नहीं होती, आपकी भी इंस्पेक्शन होती है। कैसे? कि आपने जो कंट्रोल मेजर अप्लाई किए होते हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, उनको भी उनकी भी चेकिंग होती है कि क्या वो इफेक्टिव भी है या नहीं है। मसलन वहाँ पे आपने
देखा जी, कोई हैजर्ड स्पॉट किया आपने जी, डस्ट बहुत ज्यादा है और उसके अंदर रिस्क फैक्टर हाई लेवल का है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी कि अगर आप हैजर्ड को स्पॉट करते हैं और उसके अंदर आपने अगर उसके अंदर अगर कोई रिस्क मौजूद है, उसकी असेसमेंट करनी है, तो उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए और उसकी सिविरिटी को चाहिए का आपको अभी पता होना चाहिए। तो उसकी बेस के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, जजमेंटल बेस से असेसमेंट भी कर सकते हैं, और एक क्वांटिटेटिव भी मैंने आपको बताई थी जो कि मैथमेटिकल तरीके से परफॉर्म होती है, ठीक है जी। तो फॉलो अप इंस्पेक्शन में बेसिकली आपके जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जो आपने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, जो आपने सजेस्ट किए होते हैं, उनकी चेकिंग होती है, उनको भी आप इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या ये कंट्रोल मेजर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। मसलन जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि अगर कोई कन्फाइंड स्पेस वर्क हो रहा है, तो आपने अपने लोगों को ये रिकमेंड किया कि यहाँ पे जो है वो ब्रीदिंग ऑपरेटर्स जो है वो पैन के तब कन्फाइंड स्पेस में जाए, ठीक है ना। अब आपका ब्रीदिंग ऑपरेटर्स अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया, प्रॉपर चेक नहीं किया, और उसके बगैर ही आपने तैनात दिया अपने वर्कर्स को, और वो जब कन्फाइंड स्पेस में गए हैं तो पता चला कि वहाँ पे वो उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है, उसमें जो है ना वो जो फंक्शन उसके ऊपर लिखे हुए थे वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसलिए इस तरह की सिचुएशन जो कि आपने कंट्रोल मेजर्स अप्लाई किए होते हैं, उनकी चेकिंग के लिए भी, उनकी इंस्पेक्शन के लिए भी हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन परफॉर्म होती है। इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है, लेकिन अपने किए हुए काम को भी आपने चेक करना होता है। क्लियर हो गया जी। जी बिल्कुल, अच्छा जी, अवैस भी हैं, हैदर अली भी है, अली हैदर भी है, वंडरफुल यार, थैंक यू वेरी मच। सो ऑल ऑफ यू हैव अराइव। दो लोग और नहीं आ रहे, बट चले, मर्जी है उनकी, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है कि हाउ टू कंडक्ट दैट इंस्पेक्शन, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना, उसकी टाइप्स को समझना, उसके कंपोनेंट्स को समझना है, पर्पस को समझना। अब यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाता है कि आपने जब कंडक्ट करनी है इंस्पेक्शन, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसकी प्लानिंग करनी है, ठीक है ना। मतलब प्लानिंग जो उसका जो बेसिकली जो प्लानिंग का मकसद है वो क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो अगली फेज है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ताकि आपको पता चल सके कि ये जो हम कंडक्ट कर रहे हैं अपना मतलब है कि उसके जो हम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इंस्पेक्शन क्या चीजें हमने अपनी प्लानिंग के अंदर शामिल करनी है, ठीक है जी। तो इसमें जो मतलब सबसे पहला काम ये करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्शन के दौरान आपने एक चेकलिस्ट भी बनानी होगी, ठीक है। अब उस चेकलिस्ट के अंदर जो आपने डिटेल्स मेंशन करनी है ना, वो उसके लिए कोई डेटा चाहिए आपको, ठीक है ना। मसलन किसी खास टारगेट एरिया की आपने इंस्पेक्शन करनी है या ओवरऑल वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करनी है, तो क्या करेंगे कि आप अपनी फैक्ट्री के जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, या कोई जो कानून आपके ऊपर अप्लाई होते हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है ना। और अगर मौजूदा कोई गाइडलाइंस आपके यहाँ मौजूद है सेफ्टी की, तो उनको भी स्टडी करेंगे। और अपनी जो मतलब है कि इंस्पेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव आप क्लियर कट ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करेंगे। मसलन आप अब ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि आपने मतलब जिस एरिया की इंस्पेक्शन करनी है या जो मकसद लेके आपने इंस्पेक्शन करनी है वो वहां पे क्लियरली आप मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो उसके अलावा आप एक चेक लिस्ट जो है वो बना लेंगे, ठीक है। तो चेकलिस्ट जो आपकी मतलब है कि बन जाएगी, तो फिर आप अगली फेज में चले जाएंगे जिसको हम कहते हैं कंडक्ट करना। मतलब अब आपने प्लानिंग कर ली पहले शुरू में, अपने प्लानिंग फेज में अपनी इंस्पेक्शन लिस्ट, अपनी इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लिए, गाइडलाइंस रिव्यू कर ली, ठीक है। उसके बाद एक चेकलिस्ट बना ली कि आपने देखा कि मैंने एक जनरल हेल्थ एंड सेफ्टी की इंस्पेक्शन करनी है, या आपने मेंटेनेंस की, अब देखिए ना, अगर आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन करनी है, तो उसके लिए जो आपने चेकलिस्ट बनानी है उसके अंदर डिटेल भी तो उसी के मुताबिक लिखेंगे ना, कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग हैं,
मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी मशीनरी है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर की कौन सी मशीनरी किस टाइम पे स्टार्ट होती है, कौन सा इंजीनियर है, कौन सा टेक्नीशियन है, वहाँ पे कितने बजे लोग आते हैं, किस मशीन को कितने बजे रन किया जाता है, उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड किधर है। अब उसके अंदर मतलब है कि आप कोई गैर जरूरी इंफॉर्मेशन तो उसमें नहीं डालेंगे ना, कि मसलन आपके जो है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में कोई शोर शराबा है कि नहीं है, नॉइस है। अगर तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में इस तरह का हैजर्ड मौजूद है तो उसको आप मेंशन करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो जब आप कंडक्ट करेंगे अपनी जो इंस्पेक्शन है तो उसके लिए फिजिकली क्या काम करेंगे आप करेंगे अपनी चेकलिस्ट पकड़ लेंगे, पेन पेपर पकड़ लेंगे और वॉक थ्रू करेंगे एरिया सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिक का क्या मकसद होता है? किसी को आइडिया है सिस्टमैटिक का असल मकसद क्या होता है, मतलब क्या होता है? हमने पहले भी बात की ना कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन जो है ये सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है। तो सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है? जी हैदर अली, आप या अली हैदर, आप या अवैस, आप मुझे सिस्टमैटिक का मकसद या मतलब समझा सकते हैं? आपको आइडिया है किसी को इस बारे में? सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक क्या चीज होती है? जी, एनीवन? सर अली? सर आप थोड़ा ब्रीफ कीजिए, समझ और नहीं आ वो रही जो है चीज। एक जी, प्रॉपर, सर जो वो चीज जो कि प्रॉपर सिस्टम पे होती है, मतलब जो कि प्लान्ड होती है। सिस्टमैटिक का मकसद ये होता है कि जो चीज सीक्वेंस के साथ की जाए, एक एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ की जाए। मिसाल देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको हमेशा के लिए सिस्टमैटिक का पॉइंट समझ आ जाए। मतलब आपने आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, ठीक है ना? तो गाड़ी ड्राइव तभी होगी जब आप उसका एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर पहला स्टेप उसका ये है कि आपने जिस साइड पे ड्राइवर बैठता है वो डोर ओपन करना है। दूसरा सीक्वेंस ये है कि उसकी की इंसर्ट करके आपने उसको ऑन करना है गाड़ी को। तीसरा स्टेप यानी तीसरा सीक्वेंस ये है कि आपने उसका गियर लगाना है या उसकी हैंड ब्रेक डाउन करनी है, ठीक है ना? और चौथा स्टेप ये है, चौथा सीक्वेंस ये है कि आपने फिर उसका क्लच प्रेस करना है ताकि वो रेस पकड़े। ठीक है, ये सीक्वेंस है ना। अगर आप इस सीक्वेंस को वायलेट कर लें, मसलन अगर आप जो चौथे नंबर वाला काम है वो पहले नंबर पे करने की कोशिश करें, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। मतलब अगर आपने क्लच दबाना है पांचवें नंबर पे अपने सीक्वेंस में, आप पहले जाके गाड़ी में बैठते ही क्लच प्रेस करें स्टार्ट किए बगैर, गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी ना, इसलिए कि आपने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया, वो सिस्टमैटिक जो उसका प्रोसेस था वो फॉलो नहीं किया। तो ये होता है सिस्टमैटिक। ठीक है ना? सिस्टमैटिक तरीकाकार होता है कि जो एक सीक्वेंस के तहत कोई काम किया जाए, जो कि उस काम के लिए एक सीक्वेंस बना हुआ है, उसको फॉलो किया जाए, तब वो काम मुकम्मल होगा। तो जब आप इंस्पेक्शन भी करते हैं ना तो एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं। मसलन आप एक साइड से एंटर होते हैं और मतलब अपना एक सिस्टमैटिक तरीके से वन बाई वन अगला एरिया, फिर अगला एरिया, फिर अगला एरिया करते हुए आप एंड साइड से बाहर निकल जाते हैं। मतलब उसको आप पूरा वॉक थ्रू करके उसमें जो भी आपने रिपोर्ट बनानी होती है, जहां जहां पे आपको कोई ऑब्जर्वेशन नजर आती है आप वहां पे उसको क्रॉस कर देते हैं, जहाँ पे ओके नजर आता है आप ओके कर देते हैं। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है ना? एक एक एंड से एंटर होना और दूसरे एंड से निकल जाना, लेकिन सीक्वेंस के साथ। ये नहीं है कि मतलब आप जिस एंड से आपने एंटर होना है उस एंड से ही आप बाहर निकल जाए। ठीक है ना? मतलब है कि और पहले आपने जो है वो एक मतलब है कि अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करना है, आप घुस जाए मेंटेनेंस के अंदर। ठीक है? उसके बाद मतलब जो सीक्वेंस आपने बनाया हुआ है उसको छोड़ के आप रैंडम सीक्वेंस में घुस जाए, तो वो आपकी जो है ना वर्क एक्टिविटी सिस्टमैटिक नहीं होगी फिर। तो जब आप सिस्टमैटिक तरीके से वॉक थ्रू करते हैं अपने एरिया का जहाँ के आप आपने इंस्पेक्शन करनी है, तो वहां पे फिर आप ऑब्जर्व वर्क प्रैक्टिसेस करते हैं। मतलब वहां पे इस किस्म का काम हो रहा है कि लोग जो है वो सेफ वर्क मेथड के तहत काम करें। मसलन अगर आपने वेल्डिंग की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि आप जो वेल्डिंग वाले लोग हैं वो सेफ्टी के साथ वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तमाम सेफ्टी इक्विपमेंट उन्होंने पहना हुआ है कि नहीं, उनका एरिया आइसोलेटेड है, बैरिकेटेड है कि नहीं, सेफ्टी साइंस वहां पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। जो भी वेल्डिंग की
मतलब प्रिकॉशंस हैं, मतलब है कि वो आपने देखनी है, इंश्योर करनी है कि वो उनको ऑब्जर्व करना है। जहां पे भी आपको गलती नजर आएगी वहां पे आपने पेनिट्रेट करना है, डीप जाके उसको देखना है, उसको वेरीफाई करना है। अगर वहां पे कोई वायलेशन हो रही है तो अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्ट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, ठीक है ना। आप अपने जितना भी इक्विपमेंट है उसको भी इंस्पेक्ट करना है, या कोई आपकी वर्क साइट है कंप्लीट, उसको भी इंगेज एम्प्लॉयज, आप कंडक्ट के दौरान इम्प्लॉयज को भी इंगेज करेंगे, ठीक है। उस एम्प्लॉय इंगेज का क्या मतलब होता है कि एक वर्कर अगर एक मशीन के ऊपर काम कर, मसलन जो वेल्डर है जब वो वेल्डिंग कर रहा होता है तो उसको अंदाजा ज्यादा होता है कि उसकी वेल्डिंग वर्क के अंदर किस किस्म के हैजर्ड्स की कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। जब वो मतलब अपने एरिया में आता है, स्टार्ट करता है काम को, जब वो इक्विपमेंट पहनता है, उसको मतलब है कि जो रेडिएशंस है वेल्डिंग की वो क्या फील होती है, क्योंकि वो एक्चुअली वो काम कर रहा होता है। जब आप उससे इंगेज करते हैं, जब आप उससे बातचीत करते हैं ना, और ये रिक्वायरमेंट है एक इफेक्टिव सेफ्टी इंस्पेक्शन की कि आप उससे बातचीत करें। जैसे हम हैजर्ड स्पॉटिंग करते हैं, इंस्पेक्शन से भी तो हमने हैजर्ड को स्पॉट करना होता है ना, बेसिकली आइडेंटिफाई करना होता है हैजर्ड को। तो वो आपको बताएगा, फिर वो आपको बताएगा जी कि ये जो शील्ड मैं पहनता हूँ तो ये मेरे मुंह से ऊपर रह जाती है, या मतलब है कि ये बहुत पतली है, या मतलब है कि ये मुझे बहुत परेशान करती है। मतलब है कि वो फिर उससे अंदाजा होता है आपको कि यार मतलब है कि यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट है ये प्रॉपर नहीं है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस तरह आप इंगेज करके एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को उससे मालूमात ले लेते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिपोर्टिंग। अपनी जो मतलब जो भी आपने आइडेंटिफाई की है कंडक्ट के दौरान में, सेकंड जो फेज है, जो आपने वॉक थ्रू की है, एम्प्लॉय से बातचीत की है, या आपने इंस्पेक्शन जो भी परफॉर्म की है, जब आपने उसको कर लिया तो फिर उसकी आपने रिपोर्टिंग भी करनी है। और रिपोर्टिंग जो भी फाइंडिंग्स है आपकी, वो किस तरह, उसके स्टेप्स क्या है। आप अपना जो भी उसमें इशू है ना, जो भी आपने इशू फाइंड किया हुआ उसको क्लियरली मेंशन करेंगे, क्लियरली लिखेंगे कि जी जो वेल्डिंग वर्क वाला है उसका जो उसकी शील्ड है वो उसको इरिटेट करती है, या वो थिन है, या वो उसमें क्या फॉल्ट है, एक्चुअली उसको क्लियरली मेंशन करना है आपने, ठीक है ना। अपनी रिपोर्ट के अंदर कैटेगराइज करना है अपनी फाइंडिंग्स को, ठीक है। कैटेगराइजिंग क्या होती है, जिस तरह हम हैजर्ड्स की कैटेगराइजेशन करते हैं ना, मसलन अगर कोई केमिकल से रिलेटेड कोई हैजर्ड है तो उसको आपने लिखना है वहां पे कि ये हैजर्ड बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। अगर कोई पैथोजेनिक हैजर्ड है वहां पे, मसलन अगर किसी को वायरस भी डिटेक्ट हुआ है तो वो वहां पे आप फिजिकल हैजर्ड तो नहीं लिखेंगे ना, उसको आप कैटेगराइज करेंगे कि यह बेसिकली बायोलॉजिकल हैजर्ड से रिलेटेड मतलब इशू है। उसके बाद प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, आप अपनी रिकमेंडेशंस भी लिखिए वहां पे उस हैजर्ड को जिसको आपने स्पॉट किया है, या उस इशू को जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, कि उसमें आपका क्या ख्याल है कि उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। उसमें आप अपनी रिकमेंडेशन तभी आप लिखेंगे ना जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास कंट्रोल मेजर्स आपके करने आते होंगे, आपको पता होगा कि पीपीज का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस किस्म के। मसलन अगर कहीं पे वर्क एट हाइट हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे वर्कर्स हैं उन्हें हेलमेट से ही पहने हुए, ठीक है। आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि इशू ये है कि जहाँ पे वर्कर्स विदाउट हेलमेट्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इशू तो आइडेंटिफाई हो गया। कैटेगरी कौन सी है, फिजिकल हैजर्ड की, कि अगर कोई खुदा ऊपर से कोई चीज गिरती है तो उनके सर में चोट आ सकती है, इसको फिजिकल कैटेगरी में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हैं वहां पे, लिखेंगे बल्कि कि जी ये इन वर्कर्स को इमीडिएट बेसिस पे इस कैटेगरी के जो हेलमेट्स हैं ये प्रोवाइड किए जाएं, ताकि इस इशू को हम मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें। उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूट करना उस रिपोर्ट को, मतलब है कि वो जो इंस्पेक्शन आपने की है वो आप मुतल्लिका मैनेजमेंट तक जानी चाहिए, ताकि मैनेजमेंट फिर उसकी बेसिस के ऊपर कंट्रोल मेजर्स लेने में आपकी हेल्प कर ले, क्योंकि अगर आपने रिकमेंड किया है कि हेलमेट चाहिए तो हेलमेट आप खुद से तो नहीं खरीदेंगे ना आपकी कुछ फसली है कि आप खुद अपनी जेब से खरीद के वर्कर्स को दे दें, वो तो मैनेजमेंट बजट देगी और तभी वो खरीदे जा सकेंगे ना। तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर
जगह मैनेजमेंट तक जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फॉलो अप भी रखना इसका जरूरी होता है कि जो आपने रिकमेंडेशन दी है उनके ऊपर जो काम हुआ है क्या वो इफेक्टिवली उससे मसला हल हुआ है नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए इसको फॉलो अप भी करना जरूरी है। यहाँ तक क्लियर है जी? जी अभी कौन कौन है हमारे साथ? हैदर अली, अली हैदर, अवैस सदीकी, आप मुझे जी सर, बताएं। क्लियर है। अ, यस सर। ठीक है। अवैस आप भी सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी सर, सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है सर। अच्छा, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं तो आप जरा थोड़ा वो अपना। नेट का इशू चल रहा था थोड़ा सा। सैड यार, वेरी सैड, ये बड़ा मसला है नेट जो है ना, इसने हमें बड़ा जान खाई हुई है, बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दिन को हमारे यहाँ भी बड़ा प्रॉब्लम था, सारा दिन जो है ना पीटीसीएल की लाइन डिस्टर्ब ही रही है। बट शाम को अल्लाह का शुक्र है कि एक्टिव हो गई। तो एनीवेज आप की रिकॉर्डिंग तो इंशाल्लाह मौजूद है। हम बेसिकली आज हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर, इंस्पेक्शंस के ऊपर, हेल्थ सेफ्टी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसकी प्रोसीजर्स के अंदर भी लीगल रिक्वायरमेंट भी है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में हैं, बहुत सारे कवानीन जो है इनकी रिक्वायरमेंट है कि मतलब आप इंस्पेक्शन लाजमी काम करें, ये मैंडेटरी एक्टिविटी है। ये ऐसी नहीं है कि मतलब जब आपका दिल चाहे तो आप कर लें, आपका दिल ना चाहे तो आप ना करें, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जिस तरह रिस्क असेसमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन उसका एक पार्ट है रिस्क असेसमेंट का, इसी तरह ये हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन भी आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके हमने टाइप्स की भी बात की, इसका हमने मकसद भी बयान किया, इसकी हमने डेफिनेशंस भी की, इसकी कैटेगरीज को भी हमने डिफाइन किया, ठीक है ना, और इसके कंपोनेंट्स को भी हमने अंडरस्टैंड किया। और उसके बाद फिर जो कंडक्ट होता है ये 3 फेजेस के अंदर होता है इसका। इंस्पेक्शन जब भी आप कंडक्ट करते हैं 3 फेजेस में करते हैं। पहली फेज में आप इसकी प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं आप कि आप जिस एरिया की आप इंस्पेक्शन करनी है, जिस वर्क साइट की, उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू करते हैं, उसके अंदर से चीजें देखते हैं कि क्या क्या काम यहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही हैं, और उनसे फिर आप डेटा लेके फिर अपनी चेक लिस्ट बनाते हैं ना। चेक लिस्ट बनाने के लिए आपको मतलब है कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर यूज कर सकते हैं आप, टेम्पलेट बने बनाए टेम्पलेट भी आपको मिल जाते हैं आजकल। तो मतलब है कि बहुत सहूलत हो गई है कि बहुत सारे लोगों ने टेम्पलेट्स बना के शेयर किए थे इंटरनेट पे, आप वहाँ पे गूगल सर्च करके टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि टेम्पलेट्स को कस्टमाइज भी करना होता है। कस्टमाइजेशन क्या होती है कि आपने जो चेकलिस्ट बनानी है उसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। जो चेकलिस्ट है उसके बनाने का क्या तरीकाकार होता है, वो असल में कल का हमारा टॉपिक है, लेकिन जनरली मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चेकलिस्ट बनाना जो है वो एक पूरी टेक्निक है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर आप सेकेंड फेज में जब वॉक थ्रू करते हैं, चेक करते हैं चीजें, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं, तो जो भी फाइंडिंग्स हैं आपकी, जो भी इश्यूज हैं, उनको आपने लिखना कैसे है, क्लियरली लिखना चाहिए, ताकि पता चले कि क्या इशू है। अगर कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी मेंशन करें, ठीक है। और उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करें, उसको डॉक्यूमेंट को सेव भी करें, ठीक है जी। तो आई होप कि जो हेल्थ सेफ्टी इंस्पेक्शन का एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है अब तक आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। चिल्ड्रन में आगे चलते हैं। आगे बेसिकली आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, बेसिकली मैंने ये रखी है एक प्रैक्टिस, ताकि ये आप देखें, ये एक पिक्चर है आपके सामने, ठीक है ना। अब इसमें आपने हैजर्ड्स को स्पॉट करना है। मतलब आप इमेजिन कर लें, एक सिनेरियो ले लें कि मतलब ये आप किसी एरिया में एंटर हुए हैं, इस तरह का वहाँ पे हॉल है, वहाँ पे इस तरह की सिचुएशंस है, तस्वीरों में आपको चीजें नजर आ रही है, क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग में हम प्रैक्टिकली किसी इंडस्ट्री के अंदर जाके तो इस तरह मुमकिन नहीं होता। हमने वर्चुअल ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, सिमुलेशंस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, सिनेरियोस के थ्रू ही ट्रेनिंग मतलब कंडक्ट करते हैं। तो अब इसके अंदर आपने हैजर्ड स्पॉट करने हैं और मुझे बताने हैं, ठीक है। तो रेडी है ना आप? अली हैदर, हैदर अली, अवैस, आप तीनों को पिक्चर नजर जी आ रही सर, है? रेडी हैं। लेकिन ये इसमें सर पिक्चर में तो मतलब कहीं पर मुझे एचएससी नजर ही नहीं यस आ सर। रही। पूरी स्क्रैम्बल्ड सिचुएशन है। हाँ,
लेकिन ये सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है, एक्चुअली हमें वो उन इश्यू को भी क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, कौन जी कौन जी से सर। इश्यूज यहाँ पे मौजूद है। सर मैं स्टार्ट मसलन, करूं? जी जी प्लीज आप स्टार्ट करें। हाँ सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे पिक्चर में नजर आ रहा है, ऑन द राइट लेफ्ट साइड टॉप फर्स्ट एड की किट्स अवेलेबल नहीं है, और ऐसे ही बॉक्स भी खुला हुआ है। यस, ऑन बिल्कुल ठीक। सेकंड उसके बॉटम की साइड एक बंदा, बूढ़ा सा अंकल, सिगरेट पी रहा है, और वायर्स उसके फुट के तरफ स्क्रैम्बल्ड पड़ी हुई हैं, ऐसे ही बिछाई हुई हैं। तो कौन सा हैजर्ड बच्चे है भी यहाँ खेल पे, रहे हैं इसमें। ये जो वायर जो पड़ी हुई है, इससे क्या कॉज, इससे क्या इंसिडेंट हो सकता है, अंकल जो सिगरेट इलेक्ट्रिकल लेके। शॉक्स उसको लग सकते हैं, सर और दूसरी इलेक्ट्रिकल बात एक्सप्लोजन हो एज इट सकती इज है। सीन क्लियरली कि वो सिगरेट पी रहा है, तो हम्म। यहाँ पर फायर इंसिडेंट भी रैपिडली हो सकता है। वेरी वेल डन, वेरी वेल तो डन। जी और सर, जी ट्रिपिंग भी सर। हो और सकती है, कंटिन्यू। ट्रिप भी हो सकता जी है, सर, फॉल हो एग्जैक्टली, सकता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और और उसके आगे वो फ्रंट में जो आपको मतलब विद ब्लू शर्ट जो अंकल हैं, वो आई थिंक के ब्लाइंड हैं, और ऐसी जगह से टर्न ओवर कर रहे हैं जिससे वो गिर सकते हैं, स्किमिंग हम्म, हो सकती है उनको, बिल्कुल सही, स्लिप होकर गिर सकते हैं। दूसरी सही। बात, जो लेडर पर हमारे भाई साहब खड़े हुए हैं, उनको तो मतलब ओएचएस का मुझे नहीं लगता कि कोई बेसिक लेवल पर भी आइडिया है, क्योंकि वो लेडर के ऊपर ऐसे चढ़े हुए हैं जैसे मतलब उसका काम आराम से हो जाएगा, और हाँ। लेडर भी वन साइडेड है सर। हम्म। जी आई अली, थिंक जी हैदर अली, आप थोड़ा कंट्रीब्यूट करें जी। थैंक यू अली हैदर। ये सर। अ, सर ये एक चीज सर वो बताऊं जो सिर्फ, जी, इमरजेंसी एग्जिट के सामने खड्डा हुआ हुआ है। हाँ यस, जबरदस्त, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। जी आप भी कंट्रीब्यूट करें, अवैस या हैदर, दूसरे जो हैदर है, आप भी सर वो बोले। जो आदमी सर वो जो आदमी माइक के आगे बोल रहा है, उसकी माइक भी मतलब जॉइंट से टूटी हुई है और वहां से नहीं, स्पार्किंग हो रही है जिसकी वजह से आग लग सकती हाँ जबरदस्त, वेरी वेरी वेल है। डन, दूसरी बहुत। वो जो आंटी बाइक चला रही है, वो मेरा ख्याल कॉल पे लगी है या पता नहीं कुछ और कर रही है। हाँ, उसका कॉल पे ध्यान लगी हुई है, किधर है, बात और करने की। आगे ईंटें पड़ी हुई हैं, उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन यस है, सर। ठीक है ना, उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन है यस। बिल्कुल। और एंड सर फायर के लिए वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। हम्म, बिल्कुल फायर एक्सटिंग्विशर वो कोने में पड़ा है पीछे, अगर आप देखें, वो जहाँ पे ये आंटी जो मोटरसाइकिल वाली है, इसके बैग पीछे वो छुपा के रखा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर, वो आगे है। रखा सर, जरूरत पड़ने पर वो। हाँ, और जी अवैस, आप भी थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करें, आप भी इंस्पेक्शन करें ना इस जगह की। सर इसके अंदर मैक्सिमम चीजें तो इन्होंने कवर कर दी हैं सर। पीछे आप देखें दो मिरर्स जो लगे हुए हैं, या प्रॉब्ली विंडोज लगी हुई हैं। उसके उस तरफ प्रॉब्ली वो शायद वॉशरूम बना हुआ है, और जिसके अंदर एक डिसेबल जो स्पेशली एबल्ड बंदा है वो चढ़ना चाह रहा है सीढ़ियाँ, आई थिंक, वॉशरूम जाने के हाँ लिए। बिल्कुल, वहां पे तो ये कोई भी एक रैंप नहीं हैजर्ड है है। सर। यस, रैंप रैंप नहीं नहीं है है। सर वो। यस, वेरी और गुड। दूसरा और सर वो कार पार्क, जो लेडी है जो स्टोन पे वॉक कर रही है प्रॉब्ली, और हम्म, वो भी कोई सपोर्ट के साथ वॉक कर रही है, और शायद पत्थर पे गिर भी सकती है वो। हाँ बिल्कुल और सर बिल्कुल एक सही। और चीज हो सकती है, हाँ, हम्म, अगर आप डाउनवर्ड्स देखें नीचे की तरफ, तो वहाँ वायर्स के पास ही चाय बन रही है, मतलब आग लगी हुई है हाँ, वहाँ। यस यस यस, ये मैं मेंशन करना करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि कौन इसको स्पॉट करता है, वेरी गुड, जबरदस्त, और भी हैं उसकी वजह ऐसे। से भी आग लग सकती है। और ये बच्चे भी भाग रहे हैं, बच्चे भी भाग रहे हैं वो हाँ, ये साइड पे। बच्चे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, और ये जो देखे ना, अभी ये टेबल के ऊपर जो नीचे भाग दौड़ रहे हैं, और बुक्स रखी हैं, और मतलब ध्यान किधर और है, सर मेरे और ख्याल में सीढ़ियाँ जो स्टेज पे चढ़ रही हैं वो भी टूटी हुई हैं सर। हाँ, एक तो देखे सीढ़ियाँ जो छोटा बेंच टाइप रखा हुआ है, छोटी सीढ़ी रखी हुई है, उसके नीचे केबल है। अब वो केबल अगर किसी पाम से टकराए, तो वो उसको भी, ये देखे टूटी हुई है, उसकी एक लेग ही टूटी हुई है, सर और जहाँ पे, जी सर सर। सर बिल्कुल अगर जी जी। आप ये देखें, जहाँ ये आंटी बाइक पे बैठी हुई है, उसके पास ही ये जो आदमी चेयर पे बैठा है नीचे, अगर वाइट लेवल के नीचे देखें तो उसकी कुर्सी की टांग टेढ़ी है। वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखिए ना, एक ब्लाइंड लेडी जो है वो गुजरने के लिए कोशिश कर रही है उधर से, और आगे लोग बैठे हुए हैं, और आगे कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है ना, मतलब है कि वो ब्लाइंड को भी उन्होंने कोई टेक केयर नहीं किया कि उसके लिए एक स्पेशल स्पेशल चेयर वहां पे रखें, या उसका एरिया डिफाइन करें। तो मतलब है कि ये तो आवे का आवा
बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब वो देखें जो साहब जो है सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जो बोर्ड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो देखें ये अर्गोनॉमिक्स हैजर्ड भी है। अब वो ओवर रीच कर रहा है ना, अगर आप मतलब है कि अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऊपर चीज आप डालने की कोशिश करते हैं, या ना तो उसके पास कोई सपोर्ट है ना कोई सुपरविजन है, आपको अपनी लेवल की हाइट के मुताबिक काम करना चाहिए ना। आप ओवर रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका मसल भी उसका मुंह से ही लग रहा है उसका मसल कितना स्ट्रेस में है। अब देखिए रेड हुआ हुआ है उसकी आंखों के देख के। तो ये भी एर्गोनॉमिक्स हैजर्ड भी है, फर्स्ट एड नहीं है, वॉशरूम की रैंप नहीं है, ठीक है, गाड़ी के टायर टूटे फूटे पड़े हैं, आप देखना जिसमें वॉशरूम बनाया हुआ है, ट्रेनिंग केबल्स, यानी इसको हम कह सकते हैं कि पूरा हाउस ही जो आउट ऑफ ऑर्डर है। मतलब है कि हाउस कीपिंग इसको कहते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर है कंप्लीटली। और जो स्पॉट करना है हैजर्ड्स का वो आपने बहुत जबरदस्त की है। मैं फिर भी आपको ये एक प्रैक्टिस दूंगा, मैं आपको भेजूंगा, उसके अंदर एलएमएस के अंदर ये पिक्चर पड़ी होगी, ये जो वाइट बीच में है ये मैं हटा दूंगा। तो आप फिर भी इसकी जो है ना एक लिस्ट बनाइएगा तमाम सारे हैजर्ड्स की, ठीक है ना। तो अपने अपने तौर पे, ताकि डिटेल से और भी अगर कोई हैजर्ड आप इसके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो यूज कीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से? और कोई मतलब स्पॉट कर रहे हैं अगर तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही है कि ये एक मतलब बिल्कुल ही जो है ना, असल में प्रैक्टिस इसी तरह ही होती है ना, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं सीखते हैं चीजों को, तो इसी तरह की सिचुएशन आपके सामने लाई जाती है और आपको फिर बताया जाता है, और आपको उसको मतलब अभी इसमें और भी हैजर्ड्स हैं जितने आपने बताए हैं ना। आपने तकरीबन ये समझ लें कि 80% बताया, अभी मजीद 20% इसके और भी हैजर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है ना। तो आप इसको जरूर कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर से स्पॉटिंग हो सके, ठीक है जी। हाँ जी, अब हमारा जो सेशन है वो हमारे एंड पे आ गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो अच्छा है, आज हमारा जरा मेरा ख्याल है जल्दी सेशन हो गया कंप्लीट। कल भी हमारा मतलब इतना लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, चल हम कोशिश करेंगे कि 2 सेशंस के अंदर ही उसको कंप्लीट करिए। लेकिन ये प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है, ये जो इंस्पेक्शन की हैजर्ड स्पॉटिंग है ना, ये आपने जरूर करनी है जी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, अली हैदर, हैदर अली अवैस, आपके जहन में, या आप रिपीट करना चाहें आज का जो हमारा टॉपिक नो था? सर। अंडरस्टैंडिंग बन गई सब लोगों को, तीनों को, इंस्पेक्शंस यस बेसिकली सर, किया? ऑल क्लियर। यस क्लियर जबरदस्त। सर। लाइक क्वेश्चन, क्लियर सर सर। जबरदस्त। अदर देन टॉपिक एक सवाल करना है सर। जी जरूर जरूर। सर वो जो लास्ट भी एक ओशा का कोर्स किया था सर हमने, इसकी वो हम्म ईमेल भी मैंने सबमिट करा दी थी, वो एक असाइनमेंट जो आपने दी थी सर। हम्म। वो अभी इसका क्या प्रोसीजर होता है सर आगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह का, ये वो डिटेल्स अगर कुछ आप शेयर कर दें सर। यार बेसिकली देखिए उसका इंशाल्लाह ताला होपफुली, अच्छा मुझे तो 3 लोगों की आई है अभी तक रिपोर्ट ना। तो मैंने तो 7 डेज लिखे थे, लेकिन अभी तक बाकी लोगों की रिपोर्ट अभी तक नहीं हुई। तो जिन लोगों की आई है उनकी मैंने चेकिंग शुरू कर दी है, ठीक है। तो बाकी आपकी क्विज़िस का भी मैं डेटा मतलब मेरे पास मौजूद है, मैं उसका रिजल्ट कंपाइल करूंगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ इस वेट में हूँ कि बाकी लोग भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। सर तो मैं कोशिश करूंगा आपको सुबह भेज दूँ उस पर। हाँ यार देखो ना, यही मसला होता है हमारे एंड से, प्रॉब्लम नहीं होती बिलीव मी। हम तो कोशिश करते हैं कि जल्दी उसको कंपाइल करके, लर्नर्स हमारे जो है ना वो बाज का लेट कर देते हैं, मतलब वो देखें रिजल्ट एक ही टाइम पे कंपाइल होना है, सबका रिजल्ट इकट्ठा ही अनाउंस होना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक यस एक रिजल्ट हम अनाउंस करें। हमारी पॉलिसी यही है कि जब सबके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं, ठीक है। मेरा तो प्लान ये था कि मैं इस वीकेंड पे आपका रिजल्ट पोशा का अनाउंस कर दूँ, ठीक है ना। बट ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सारी असेसमेंट्स मेरे पास आ गई हैं कि नहीं, रिपोर्ट्स जो हैं। तो अगर वो डिले होती है तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो वो जैसे ही मेरे पास आ जाती हैं सारी रिपोर्ट्स, क्विज का डेटा ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं उसका एक रिजल्ट बना के आपको भी शेयर कर दूंगा, और मैं पीएससी में भी जमा करवा दूंगा, ठीक है ना। मैंने अपना रिजल्ट जब जमा ओके करवाना है सर। तो उसके बाद फिर उन्होंने सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है ना। ये तरीका कार ये होता है। ओके सर।
तो सर जितनी जल्दी हमारा एंड मुकम्मल हो जाए ना, मतलब अगर हम ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लें और रिजल्ट जल्दी बना के शेयर कर दें, तो उतनी जल्दी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और सर्टिफिकेशन जो है ना वो जो यूजुअली पीएससी की जो रूटीन है, वो मतलब जब रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो उससे वो तकरीबन विद इन 1 मंथ आपको सर्टिफिकेट जो है ना वो अमूमन मिल जाता है। बाकी जो इससे पहले आप लोगों ने आप लोगों का जो ग्रुप था, आपके आपसे पहले जो ग्रुप है, उन लड़कों के आ गए हैं सर्टिफिकेट। में से कुछ ने मुझे मैसेज भी किया था, थैंक यू था ये वो, ठीक है ना। तो उनके सर्टिफिकेट उनको रिसीव हो गए हैं, तो आपको भी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको महीना लग सकता है आपका मतलब रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट जितनी जल्दी कंपाइल हो जाए उतना, क्योंकि ये रिजल्ट यहाँ से पीएससी में जाता है और पीएससी से फिर ऊषा जहाँ से आपके सर्टिफिकेट इशू हुए उनको भी ये रिजल्ट भेजा जाता है, तब वो आपके सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब आप रिजल्ट इशू होने के बाद मिनिमम 1 मंथ आप जहन में रखें, ठीक है। तो अगर आपने अपडेट लेनी हो सर्टिफिकेट की, तो वो पीएससी से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करें, उन्हीं के नंबर पे जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है ना, उनके कोऑर्डिनेटर से, उमर जो है वो उनसे आप रब्ता रखें, वो आपको अपडेट करेंगे। क्योंकि सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता, वो उनको पता होता है कि कब उन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है, कब उसका प्रोसेस कहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि वो उषा के साथ डायरेक्ट रब्ते में वही होते हैं। तो आप ना जो भी अपडेट ले रही हो सर्टिफिकेट के सिलसिले में, वो डायरेक्ट आप उन्हीं से मतलब आप ले। बाकी मेरा काम है रिजल्ट को जितनी जल्दी हो सके कंपाइल करना, तो मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि अब तक आ जानी चाहिए सबकी, तो जिन जिन आ गई है उनको मैंने ईमेल भी कर दी है। अब वैसे आपको ईमेल मिल गई है ना, रिस्पॉन्स मेरा रिस्पॉन्स भी आपको मिल गया होगा, आपने सर जो कंफर्मेशन की तो ईमेल आई है। हाँ वो एक कंफर्मेशन यही है ना कि मतलब आपकी रिपोर्ट रिसीव हो गई है, उसके ऊपर जी सर। चेकिंग शुरू हो गई है। बाकी 3 लोगों की अभी तक मुझे आई है, 7 लोग थे, अब खुद बताओ ना। बाकी मतलब 4 लोग अभी बाकी हैं जो अभी तक नहीं हुए, तो उनकी वजह से फिर बाकी लोग भी इफेक्ट होते हैं। तो मैं फिर ग्रुप में मैसेज करता हूँ कि काइंडली जो है ना ये बाकी जो रह गए हैं लोग वो भी अपनी क्वेश्चन है, तो क्योंकि जब तक रिजल्ट कंपाइल नहीं होता तब तक चीज़ें आगे प्रोसीड नहीं करती ना, आगे चीज़ें बढ़ती नहीं है फिर। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आपका मतलब ओवरऑल रिजल्ट ऑलमोस्ट ठीक है। मैंने केसेस भी चेक किए हैं, उनमें मतलब है कि फेलियर वाला तो कोई मुझे नहीं लग रहा। रिपोर्ट्स का भी सरसरी मैंने जायजा लिया, तीनों रिपोर्ट्स का, तो मुझे मतलब उनमें ठीक ही लग रही है, कि ऐसी मुझे उसमें मिस्टेक नजर नहीं आ रही जनरल, मतलब कोई मेजर या इस तरह की। तो पासिंग क्राइटेरिया पे तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है आप 5 आएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसा नहीं है कि जो पासिंग के ऊपर ना आए थे ना होते। तो बाकी फिर वो मार्क्स का है जिसकी जितनी एफर्ट है उस हिसाब से इसके मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं जैसे ही ये कंपाइल हो जाता है मैं आपकी रिजल्ट शीट बना के आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह फिर ओशा का जब कंप्लीट हो जाएगा तो ओशा की भी, ओशा में ये है कि ओशा में आपका सिर्फ एक रिटन एग्जाम होना है, उसमें क्विज नहीं है। ये कोर्स की बात कर रहा हूँ, क्विज नहीं है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है, इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पेपर है। और वो आपको 12 घंटे दिए जाएंगे, 12 घंटे के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन उसके क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर लिख के आपने सबमिट करने, जिस तरह आपने क्विज किया था ना ओशा का, ठीक है ना, उसी तरह आपको मतलब क्वेश्चन मिलेंगे, आप एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप उसके आंसर लिखेंगे और सबमिट करेंगे, ठीक है ना। तो उसकी इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी कंटिन्यू हो जाएगी, और फिर उसकी सर्टिफिकेशन भी इंशाल्लाह जल्दी होगी, ठीक है। क्लियर हो गया सर्टिफिकेशन के बारे में बातचीत, ठीक है। सुजन, और कोई आपका क्वेश्चन तो नहीं किसी किस्म का और मजीद? क्योंकि अभी चंद सेकंड रह गए हैं, ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर आज की क्लास भी हमारी इंशाल्लाह मुकम्मल हो गई है। तो कल हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो 5th क्लास है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ चेकलिस्ट एज वेल, एंड फाइनली फिर जो हमारा कंट्रोल मेजर्स वाला सेगमेंट लास्ट जो हमारी क्लास है उस पर भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सो अगर ये क्लास ऑफ हो जाती है तो मेरी तरफ से आपको गुड नाइट,
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और इसको इसके नोट्स वगैरह जो